हाय गाइस, दिस इज अभिजीत। जैसा कि हमने देखा था, कल हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसकी इंट्रोडक्शन, पीरियड्स और ग्रुप की बात हो गई थी। तो आज उसी में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो पीरियोडिसिटी पता होनी चाहिए कि पीरियोडिसिटी होती क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी है क्या। पीरियोडिसिटी है कुछ नहीं, जब रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती हैं। रेगुलर इंटरवल्स कब? जब या आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स के सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या करने लगती है? मैच करने लगती है। किस लिए होता है? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स या एटम की होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, जब एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा? सिमिलैरिटी आ जाएगी। सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्करेंसी की नहीं। दोनों अलग अलग है। ठीक, सिमिलैरिटी में क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट की जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर में सेम हो जाते हैं। किससे? दूसरे इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज किससे डिफाइन होती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी। ठीक, अब पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात भी कर ली कि उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसा कि हम बात करें ग्रुप वन की, तो ग्रुप वन में क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे एटम्स के, वो होते हैं वन। ठीक, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी और जो ग्रुप वन के सारे एलिमेंट है वो क्या है? मेटल्स है। ठीक, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक, फिर आते हैं ग्रुप 17 पे। ग्रुप 17 में क्या होता है? आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहिए कितने होते हैं? 1। ठीक, तो ये बात हो गई। अब ग्रुप 17 की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर कलर्ड नॉन मेटल्स। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी कलर्ड नॉन मेटल हैं वो किस में पाए जाएंगे? ग्रुप 17 में। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसकी बात हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में करी थी, आयनिक बॉन्ड वाले में। ठीक है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी में ये जो होते हैं वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरी तरह। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, एल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, तो लिख लेते हैं यहां पे। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे? ये 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसलिए ये किस में पाए जाते हैं? हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में पाए जाएंगे, इंडिविजुअल नहीं पाए जाते। ठीक, तो ठीक,
ये हो गई 4 प्रॉपर्टी। सम आर रिमेनिंग, तो उसको हम देख लेते हैं आगे। अगली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी आती है कहां से, रेडॉक्स रिएक्शन से। उसमें कहां से, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जहां पे हमको अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज करनी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक, अगले में दे फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ठीक, अगली ये क्या करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये हो गई ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात। तो यहां पे पीरियोडिसिटी लगभग हमने समझ ली। अब हम आगे चलते हैं किस पे, शेल्स पे एंड वैलेंसीज पे। तो पहले बात करते हैं शेल्स की। शेल्स, इसका एक और नाम है जो हम ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज। अब ये ऑर्बिट्स क्या है, जिस डिफाइंड पाथ या सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी एटम का न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, और द एलिमेंट और द इलेक्ट्रॉन बाउंड in an element around the nucleus and revolve around them। वो क्या होता है, उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल। ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पे आता है, हम देखते हैं along the ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होता है, शेल्स बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में। ठीक, फिर इससे बेसिकली क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। अब वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एलिमेंट डोनेट और एक्सेप्ट। ठीक, वो होती है आपकी वैलेंसी। कहने का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं या जितनों की जरूरत होती है किसी एलिमेंट को अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, उसे वैलेंसी बोलते हैं। ठीक, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी दो तरह से समझी जाती है, एक जो आउटर मोस्ट में वैकेंट स्पेस है उस तरह से, या फिर आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कहते हैं, वैलेंसी होती है। और उस शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक, वैलेंसी के हिसाब से ही नेचर ऑफ द एलिमेंट डिसाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, सेमी मेटल या सेमी नॉन मेटल। ठीक, अब
आगे चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज। जनरली 6 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फिर हमारे वही 3 आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, ठीक। तो अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं। बेसिकली ये 6 प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे, इसके इफेक्ट पढ़ लेंगे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज से। एटॉमिक साइज डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? एटॉमिक रेडियस से। ये तो पता ही होगा कि हमारा जो एटम होता है वो स्फेयर होता है, और स्फेयर में केवल एक डायमेंशन होती है, कौन सी? रेडियस की। ठीक, तो रेडियस बढ़ेगा या घटेगा तो उस हिसाब से शेल का क्या होगा? शेल की भी दूरी बढ़ती जाएगी। दूरी जब बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एटॉमिक साइज क्या होता है? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक, आउटर मोस्ट से। ये तो हो गई सिंगल एलिमेंट की बात। अब मान लो जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट मिल ही नहीं सकते, जैसे कि हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, तो उसका रेडियस कैसे मेजर करेंगे? ठीक, वो तो हमेशा मॉलिक्यूल में होंगे। ठीक, और जब मॉलिक्यूल बनता है तो हमारी शेल्स क्या हो जाती हैं? इंटर ओवरलैप हो जाती हैं। ठीक, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या करते हैं? दोनों न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं या एटॉमिक साइज बोल देते हैं। ठीक, ये हो गया एटॉमिक साइज। अब ये बेसिकली डिपेंड होता है आपके एटॉमिक रेडियस पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक, एटॉमिक रेडियस तो समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस। ठीक, अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है? न्यूक्लियर चार्ज वो है कि जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो वही होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक नंबर से हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। कैसे? एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियस पे चार्ज 0 होता है,
होता है। तो ये नहीं बताया था कि प्रोटॉन के साथ एक और एलिमेंट पाया जाता है न्यूक्लियस में, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक, तो न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, इसलिए न्यूक्लियस पे जीरो चार्ज एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किस चीज की, न्यूक्लियर चार्ज की। क्या बताया, जितना चार्ज न्यूक्लियस होल्ड करता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इंपॉर्टेंट रोल किस लिए प्ले करते हैं, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी, ठीक, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई तो साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, आसानी से निकल के जा सकता है। ठीक, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड की कंडीशन आने लगेगी, लेकिन हमें आयनिक बॉन्ड फेवरेबल नहीं होता, फेवरेबल क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसमें क्या बढ़ने लगेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। मेटालिक क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और जब एटॉमिक साइज बढ़ गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई न्यूक्लियस से, तो वो इजीली जा सकता है, तो वो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज का क्या है। न्यूक्लियस का काम है एटम्स के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना या रोकना उनकी शेल्स पे, ठीक, और अपनी सेल्स पे रिवॉल्व कराना। लेकिन जब मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। जब आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा। इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे जैसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो सोचने वाली बात है, न्यूक्लियस में भी क्या बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उनकी क्या बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में मर्ज होने की कोशिश करेंगे, जो क्या करेगा, एटॉमिक साइज को डिक्रीज करेगा। ठीक, तो एटॉमिक साइज को डिक्रीज करेगा तो वहां पे कौन सा केस आ जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसा कि हमने NaCl में देखा था, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया था, क्योंकि साइज छोटा है और कंप्रेस्ड है। ठीक, इसलिए तो ये बात हो गई किस चीज की, न्यूक्लियर चार्ज की, कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, एक और बात, सबसे छोटा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो है आपका मेटल के केस में हाइड्रोजन, और सबसे छोटा एलिमेंट है नॉन मेटल के केस में फ्लोरीन। ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और बात, आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ग्रुप में भी जब ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। ठीक, ये बात आई होगी, तो उसका सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूं कि एटॉमिक साइज ठीक है, ऊपर से नीचे आए, शेल्स बढ़ी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, लेकिन साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज होना चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक, उसमें नंबर ऑफ रेडियस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती हैं वहां पे। ठीक, और ये केस मैंने किस लिए बताया था, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने लगते हैं, इसलिए साइज छोटा हो जाता है लेफ्ट टू राइट में। ठीक, लेफ्ट टू राइट में इसलिए साइज छोटा हो जाता है। ठीक, क्योंकि सेल क्या रहती है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है, डिफरेंस कहां आता है, उनके शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, लेकिन जब ग्रुप वाइज में मूव करते हैं तो क्या होता है, शेल तो ऐड होती ही होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही होते हैं, लेकिन जब शेल भी इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि के का रेडियस छोटा है, एल का बड़ा है, एम का बड़ा है, फिर एम का और बड़ा है, तो रेडियस अपने आप इंक्रीज होने लगता है।
अगर रेडियस छोटा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होंगे तो आपस में टकराएंगे, ठीक है, इसलिए ये केस है, ठीक। तो इसलिए ग्रुप वाइज में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है या एटॉमिक साइज तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए क्या होता है, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार बहुत दिन से मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर हो रहा है, ये हेड और पीरियोडिक टेबल में क्या यूज है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में मेनली देखे जाए तो तीन ही एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक। अब वैलेंसी के हिसाब से भी देखे जाए तो भी क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले, ठीक है। और जो तुम्हारे बचे मेटलॉइड्स, वो क्या करते हैं, ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं या मॉलिक्यूल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सिलिकॉन हमारा क्या है, सिलिकॉन हमारा है मेटलॉइड, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है ज्यादातर, वो है Si8, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक। क्राउन शेप मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है क्राउन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे मेटलॉइड्स तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल हमारे पास ज्यादा है, ठीक। तो वैलेंसी के हिसाब से अगर इन दोनों में बात करी जाए तो वैलेंसी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल पे बात करी जाए तो मेटालिक कैरेक्टर वो शो करते हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कम मतलब 1 2 3, जहां 4 आए वहां पे केस कोवैलेंट बॉन्ड का आ जाता है, ठीक। वैसे ही उधर नॉन मेटल में बात करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस में होगा, 16 17 18 में, 1 वाला 17 से, 2 वाला 16 से, 3 वाला 15 से, ठीक। तो बचे कौन से, 13 14, ठीक। तो ये मेटालिक कैरेक्टर हो गए तुम्हारे। अब मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है, ये भी एटॉमिक साइज पे और हमारा न्यूक्लियर चार्ज पे। सिमिलर केस है, एटॉमिक साइज अगर आपको समझ में आए तो मेटालिक कैरेक्टर समझ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हो गई, एक साथ दोनों पॉइंट हो गए आपके कवर, ठीक। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर आउटर मोस्ट में जगह की बात करी जाए तो उल्टा हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स तुम्हारे कौन से हो जाएंगे, जिनके आउटर मोस्ट में 7 की जरूरत है, ठीक। और नॉन मेटल्स कौन से हो जाएंगे, नॉन मेटल में ग्रुप 17 वाले कौन से हो जाएंगे, जिनको 1 की जरूरत है, ठीक। तो यहां पे जिसकी जरूरत कम वो जीतता है। आयनिक बॉन्ड में यही होता है, जिसकी जरूरत कम होती है वही जीतेगा। तो यहां जरूरत किसकी कम है, हमारे ग्रुप 17 हो गए, ठीक। अब मेटालिक जो कैरेक्टर होता है वो ग्रुप वाइज में कांस्टेंट होता है, ठीक। वैसे ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ग्रुप वाइज में कांस्टेंट होता है, ठीक। ग्रुप वाइज में हो गए कांस्टेंट। अब लेफ्ट टू राइट में क्या होगा,
ठीक है। लेफ्ट टू राइट में होता ये है, पहले तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो पहले मेटालिक कैरेक्टर आएगा, फिर मेटलॉइड आएगा, फिर नॉन मेटल आएगा। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन होगा? ग्रुप 1 वाले, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला उससे कम, चौथा वाला उससे कम, इसी तरह डिक्रीज होगा कहां तक? ग्रुप 13 14 तक। फिर क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो एक बात कर लें, लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। ठीक, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीज। इसी का उल्टा क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्या होंगे? इंक्रीज। क्योंकि आप देखो दो ही नेचर जनरली होते हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक। जहां मेटालिक डिक्रीज करने लगेगा तो फिर क्या कौन सा केस आ जाएगा जिसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा? तो सबसे ज्यादा मोर मेटालिक ग्रुप है आपका 1, और लीस्ट कौन सा है? ग्रुप 17। ठीक, वैसे ही इसमें बात कर लें तो मोर नॉन मेटालिक कौन सा है? 17, एंड लीस्ट नॉन मेटालिक कौन सा है? कौन सा है? 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें? लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। लेकिन ग्रुप वाइज में क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सारे क्या है? मेटालिक हैं। सबके क्या है? आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन है। सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या? उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कब करेगा? जब आउटर मोस्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। लेकिन ग्रुप वाइज में क्या है? आउटर मोस्ट में सेम है तो सेम क्या करेगा? लूज करेगा। सेम लूज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ठीक, यही सेम चीज नॉन मेटालिक में भी होगी। ऊपर से नीचे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। अब आयनाइजेशन। अब आपके कौन से बचे? 3। आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप पहले इतना रिवाइज करिए, फिर आयनाइजेशन भी इसी से रिलेटेड है। अगर बता देंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, वैसे भी जल्दी क्या है, आराम से कंप्लीट करेंगे कि आपको दोबारा एक नजर में अगर आप अपने नोट्स घुमा के देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज आखिर है क्या। और ये 3 प्रॉपर्टीज बताने के बाद आपका चैप्टर समझ करके फिनिश कर देंगे। तो बस एक लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।